एवरीवन, आज मैं आप लोगों को द प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 यानी कि डीवी एक्ट के बारे में जानकारी देना चाहता हूं। ये एक्ट कब आप अप्लाई कर सकते हैं, इस एक्ट के थ्रू किस तरीके से आप रिलीफ मांग सकते हैं कोर्ट से, उस पूरी प्रक्रिया के बारे में आज आपको जानकारी देना चाहता हूं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो एक्ट है ये डोमेस्टिक वायलेंस के खिलाफ इस एक्ट को लेकर आया गया कि जो डे टू डे महिलाओं को अपने घरों में, अपने हाउस होल्ड्स में जो समस्याएं फेस करनी पड़ती है, उन सभी की रोकथाम के लिए इस एक्ट को लाया गया था। ये एक्ट धारा 498A 498A जो इंडियन पिनल कोड की लगाई जाती थी, उसके अतिरिक्त ये एक्ट लेकर आया गया था। इसमें सज़ा का प्रोविज़न भी है जिसमें हस्बैंड को कस्टडी में भेजा जा सकता है, एज वेल एज सेक्शन 125 ऑफ द CRPC जो महिला मेंटेनेंस के लिए केस लगाती थी, तो उसी तरीके के मॉनेटरी रिलीफ का प्रोविज़न भी इस एक्ट में दिया गया है। अगर 125 के तहत अगर आपका मेंटेनेंस का ऑर्डर नहीं मिल पाता है तो डीवी एक्ट में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, अगर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC फेल हो जाता है, जो अब करंटली BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 144 जो पहले CRPC 144 लगती थी, जिसमें कलेक्टर आदेश पारित करता था, तो जिसमें यह होता था कि एक जगह पे 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, तो अब जो 144 हो गई है वो मेंटेनेंस के लिए हो गई है। पिछली CRPC में ये 125 थी। वेयरएस डीवी एक्ट एक सेपरेट एक्ट है और 125 में आप मेंटेनेंस ले रहे हैं, उसके साथ अलॉन्ग विथ आप डीवी एक्ट में भी केस फाइल कर सकते हैं। तो डीवी एक्ट की धाराओं का एक्चुअल खेल शुरू होता है सेक्शन नंबर 12 से। तो सेक्शन नंबर 12 ये बताता है कि आपको इस एक्ट की शिकायत विद द एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट करनी होगी। जी हाँ, इसमें FIR नहीं होती है, आपको एक लिखित शिकायत यानी कि केस फाइल करना होगा अपने हस्बैंड के खिलाफ। मजिस्ट्रेट के जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास होते हैं कोर्ट में, उनके समक्ष इसमें केस फाइल करना होगा। अब इसमें क्या क्या रिलीफ्स हैं जो महिलाओं को मिल सकते हैं अगेंस्ट देयर हस्बैंड और द रिस्पोंडेंट ऑफ द पार्टीज। फर्स्ट ऑफ ऑल, कोर्ट एक्ट एनी स्टेज काउंसलिंग करवा सकता है। मीडिएशन, हर एक चीज़ में मीडिएशन कराना ज़रूरी होता है, क्योंकि कोर्ट का पहला काम ये होता है कि किसी तरीके से जो कपल है, हस्बैंड और वाइफ हैं, उनके बीच में सुलह कराकर किसी भी तरीके के मुकदमे से उन्हें बचाया जा सके। या एक लंबी जो प्रोसीजर होती है, कोर्ट हियरिंग्स बहुत आसानी से और बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होती है। इन सब प्रोसेस से बचाने के लिए कोर्ट ये चाहता है कि मीडिएशन करके आप लोगों के बीच में किसी तरीके से प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट किया जा सके, और हो सकता है आप एट एनी स्टेज इस केस को वापस ले लें। इसलिए कोर्ट प्राइमा फेसी आप लोगों के लिए मीडिएशन कराता है। उसके अलावा जो कहानी शुरू होती है वो होती है सेक्शन नंबर 17 से। यहाँ पर राइट टू रिसाइड इन अ शेयर्ड हाउस होल्ड आ जाता है। अगर आपकी वाइफ या आप महिला हैं और आप अपने हस्बैंड के अगेंस्ट केस लगाते हैं डीवी एक्ट में, तो आपके पास ये राइट हो जाता है इस सेक्शन के तहत कि आप जिस घर में आप उनके साथ रह रही थी, आपको उस घर में रहने का राइट मिल जाएगा। आपके हस्बैंड या जिसके साथ भी आप इन रिलेशन रह रहे हैं, वो आपको उस घर से नहीं भगा सकते। कोर्ट ये प्रोटेक्शन देगा आपको कि आप उसी घर में रहेंगे। सेक्शन नंबर 18 जो कहता है वो कहता है प्रोटेक्शन ऑर्डर्स। अगर आपके साथ किसी भी प्रकार का डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, मारपीट हो रही है, गाली गलौज हो रहा है, या अन्य किसी तरीके से आपको घर में प्रताड़ित किया जा रहा है, तो इसके संबंध में प्रोटेक्शन के ऑर्डर्स कोर्ट पास कर सकता है और आपको उसी घर में रहने के साथ साथ प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दी जाएगी आपके हस्बैंड से। इवन दो इस एक्ट में ये भी प्रोसीजर दिया गया है कि अगर आपके हस्बैंड या जो ससुराल वाले हैं आपको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते हैं, तो उन्हें एविक्ट कर दिया जाएगा हाउस से, यानी कि उन्हें ही उनके घर से निकाल दिया जाएगा आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए। बट जो लेडी है जिसे प्रोटेक्शन दिया गया है बाय द कोर्ट, उसे अगर एविक्ट करना है तो आपको सिविल प्रोसीजर के तहत एविक्शन के लिए केस फाइल करना होगा। विदाउट द प्रोसेस आप उन्हें घर से नहीं निकाल सकते हैं। इसके अलावा सेक्शन 19 यही कहता है रेसिडेंस के ऑर्डर दिए जाएंगे, महिला को घर में संरक्षित करके रहने की सुविधा प्राप्त करेगा। सेक्शन नंबर 19 जो डीवी एक्ट का है। देन आगे चलेंगे तो सेक्शन नंबर 20 मॉनेटरी रिलीफ या मॉनेटरी फंड के लिए बात करता है। 125 CRPC का या 144 BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का आपने केस लगाया हुआ है, उसके अतिरिक्त आप यहाँ सेक्शन 20 ऑफ द डीवी एक्ट में अपने पति से भरण पोषण या मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं, जिसमें कोर्ट को अगर लगता है तो वो 125 के साथ इंक्लूड करके डीवी एक्ट में भी मेंटेनेंस के लिए ऑर्डर पास कर सकता है। इसके अलावा आगे चलें तो सेक्शन 22 कंपनसेशन ऑर्डर्स की बात करता है।
एट एनी स्टेज अगर आपको कंपनसेशन की रिक्वायरमेंट है तो कोर्ट आपको कंपनसेशन भी दिलवाएगा। और एक्स सेक्शन 23 में आपके लिए एक्स पार्टी ऑर्डर का प्रोविज़न भी दिया गया है। अगर कोर्ट को एट एनी स्टेज लगता है कि एक्स पार्टी ऑर्डर होना जाने चाहिए, हस्बैंड की तरफ से डोमेस्टिक वायलेंस कमिट किया गया है, जो 498A ऑफ द आईपीसी में भी कन्विक्शन का स्टेज कोर्ट को ऐसा लगता है कि आपके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, तो एक्स पार्टी ऑर्डर आपके हस्बैंड के खिलाफ पास कर दिए जाएंगे और आपको इंटरिम प्रोटेक्शन बाय द कोर्ट दे दी जाएगी, जो एक्स पार्टी ऑर्डर के थ्रू आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हम आगे चलें तो इसमें आता है सेक्शन नंबर 31, जहाँ पर है पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय द रिस्पोंडेंट। जो कोर्ट द्वारा ये जो केस चलेगा डीवी एक्ट का, इसमें जितने सेक्शन मैंने आपको बताएं, उन सेक्शन का अगर कंप्लाइंस नहीं करता है जो रिस्पोंडेंट है, यानी कि जो मेल पर्सन है वो नहीं करता है, तो उसे 1 साल तक की सज़ा और 20,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। जी हाँ, उसे कन्विक्ट कर दिया जा सकता है और उसे जेल भेजा जा सकता है। तो ये था डीवी एक्ट आपके लिए। अगर सेक्शन 125 सीआरपीसी या यूँ कहें कि 144 ऑफ द बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में आपको राहत राशि नहीं मिल रही है, तो उसके अतिरिक्त आप डीवी एक्ट में केस फाइल कर सकते हैं। हस्बैंड के लिए भी यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि काउंसलिंग के थ्रू आप बच सकते हैं। अगर काउंसलिंग में आपका मीडिएशन में आप सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाता है तो आप इसमें बच सकते हैं। इसके अलावा एविक्शन के ऑर्डर जैसे हो सकते हैं कि हस्बैंड को ही घर से एविक्ट कर दिया जाए, तो इसलिए जितना हो सके उतना आप मीडिएशन के थ्रू या काउंसलिंग के थ्रू इस एक्ट से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इस एक्ट में हस्बैंड का एविक्शन हो सकता है, बट अगर महिला को एविक्ट करना है तो उसके लिए पूरा का पूरा सिविल प्रोसीजर के तहत एक आपको केस फाइल करना होगा, जिसमें एविक्शन के ऑर्डर्स कोर्ट पास करेगा। एज वेल एज इसमें आपको 1 साल तक की सज़ा और 20,000 रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है। तो हो सकता